हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएस नेगी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम फिफ्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं। इसमें हम यूनिट 1 कर चुके हैं, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें यूनिट 2 से स्टार्ट करना है, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास का जो क्रमबद्ध वृतांत है, सबसे पहले किसने लिखा था? सबसे पहले लिखा था एटकिंसन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय किन किन को जाता है? यशवंत सिंह कटोच को जाता है, यशोधर मटपाल को जाता है, मदन मोहन जोशी को जाता है, मदन भट्ट को जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाता है, केपी नोटियाल आदि को जो है पुरातत्व, उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। अब हरिद्वार के जो बहादराबाद में ताम्र उपकरण मृदभांड की जो खोज है वो 1951 में हुई थी और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण उपकरणों में एवं मृदभांडों की खोज की थी। और हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब उत्तराखंड से प्राप्त जो प्रस्तर उपकरण है, प्रस्तर यानी कि पत्थर के जो उपकरण हैं, स्कैपर्स हैं, छेनी हैं, कन्नी हैं आदि को इतिहासकार ने कौन से वर्ग में रखा है? फ्लेग के वर्ग में रखा है, जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हटवाल घोड़ा शैल चित्र हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठगुआ शैल चित्र उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। इन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पूरा अवशेष की खोज की थी। देवीधुरा चंपावत में है, ये याद रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? यशोधर मटपाल ने की थी। नेक्स्ट है रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स है ओखली की खोज यशोधर मटपाल ने की थी। मेहरू उड़ियार रामगंगा नदी में स्थित है। ठीक है। कुमाऊं विवी ने रानीखेत के पास धनगल गांव में 1998 ईस्वी को एमपी जोशी व डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लोह फलक है। जो सबसे प्राचीन जो उपकरण है वो लोहे के फलक हैं। ठीक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की जो खोज है वो नैनी पाताल में 1999 में हुई। मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में एम मरखब द्वारा किया गया था। 1919 से 1920 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाशय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बाड़वाल या जगत ग्राम में 4 अश्वमेघ यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। हरिपुरा नामक पूरा स्थल देहरादून जिले में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्रों की खोज 1989 में की गई थी। बनकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। थोड़ा याद रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब देखते हैं चित्रित ध्रुसर मृदपांड। अब चित्रित ध्रुसर मृदपांड जो है वो ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित ध्रुसर मृदपांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक है। यमुना घाटी के पुरोला से चित्रित ध्रुसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। थापली और पुरोला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग से अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज और अनुलंबन रेखाओं में चित्रित हैं। तो काले रंग के हैं, थोड़ा सा रंग याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप से आ जाता है, तो याद रखिएगा काले रंग के हैं। ठीक है। क्षैतिज और अनुलंब रेखाओं में। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित ध्रुसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। भारत में चित्रित ध्रुसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष
प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो चित्रित भूसमृद्भांड है उस संस्कृति में वाले जिस स्थानों में घोड़े के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित ध्रुसम संस्कृति को लोह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। अब बात करते हैं महाशय संस्कृति की। महाशय संस्कृति क्या होती है? देखिए, महाशय संस्कृति होती है जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो, उसे महाशय संस्कृति कहते हैं। पहाड़ों की तलहटी पर बसी होती है, बनी होती है, वहां पर रहते थे वो लोग, उसे महाशय संस्कृति के है वो, ठीक है। महाशय संस्कृति से संबंधित आकृतियों जो हैं द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स ओखली 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। महाशय संस्कृति की आकृति की जो खोज है वो 1877 ईस्वी में रिबेक कार्नक ने की थी। ये याद रखिएगा, महाशय संस्कृति की खोज किसने की थी? रिबेट कार्नक ने की थी। कप मार्क्स का संबंध महाशय संस्कृति से है, जिसका उल्लेख सबसे पहले उल्लेख किसने दिया था? कार्नक ने किया है। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाशय संस्कृति कप मार्क्स को 7 भागों में बांटा है, यानी विभाजित किया है। टॉक एवं मूल्य जनजातियों को महाशयकालीन बताया था। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मटपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे थे। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज किसने की थी? डॉक्टर MP जोशी ने की थी। गोपेश्वर के समीप मंडल, पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। शिष्ट महाशय संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों, जो शिलाखंड हैं यानी कि पत्थर की शिलाएं हैं, ठीक है, एवं चट्टानों पर बने ओखलिक आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। तो कप मार्क्स किसे कहा जाता है? जो विशाल शिलाखंड यानी कि एक विशाल शिलाखंड एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले जो गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में, उसे कप मार्क्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। जो पुरानी जो प्रजातियां हैं वो देखते हैं कौन कौन सी है। कोल प्रजाति है, ठीक है, किरात प्रजाति है, शब्द प्रजाति है। तो पहले कोल प्रजाति के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो पहली प्रजाति है, प्रथम प्रजाति, वो कोल प्रजाति है। कोल प्रजाति के लोग देखने में कुरूप और भद्दे थे। पूरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुड और या शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा, वृक्ष पूजा भी करती थी। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है तथा प्रथा में भोटांतिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोलों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो कोल प्रजाति थी, वहाँ पर बहु विवाह जो प्रथा थी वो भी प्रचलित थी। नेपाल में कोल्य गणतंत्र के शासन की हमें जानकारी जो है मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय की प्राचीनतम जाति मानते हैं। किरात प्रजाति देखते हैं। किरात प्रजाति क्या है? कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या किर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को, जो किरात है, उन्हें भिलल कहा जाता है। इनकी जो भाषा है या बोली है तो मुंडा है, और जो इनका मुख्य खाना है वो सत्तू था। इनका खाना सत्तू एक आटे की तरह से होता है, मोस्टली सभी को पता होगा सत्तू क्या होता है, चने का बना होता है, ठीक है। किरात प्रजातियां भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक जाति थी, जो पशु पालते थे और आखेट करते थे, ठीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। बाण भट्ट की कादम्बरी, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो कादम्बरी है वो किसके द्वारा रचित है? तो बाण भट्ट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बाण भट्ट की कादम्बरी रचना में जो है हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। इसमें ये कादम्बरी में बताया गया है कि किरात जो है उनका निवास स्थान था हिमालय क्षेत्र, ठीक है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जो रघुवंश महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित है? वो कालिदास के द्वारा रचित है, ठीक है। वर्तमान में अस्कोट या डीडी हाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियंसन किरातों को हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति मानते थे।
राहुल सांस्कृत्यानन के ग्रंथ हिमालय परिचय, तो हिमालय परिचय किसके द्वारा जो रचित है वो है राहुल सांस्कृत्यानन के द्वारा, ठीक है। इसमें भी किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा और पुनर्जन्म एवं जादू टूना में विश्वास रखने वाले का वर्णन किया गया है कि जो किरात थे वो संयुक्त परिवार रखते थे, यानी कि एक साथ रहते थे। पुनर्जन्म के बारे में भी इन्होंने इसमें लिखा हुआ है और जादू टोना वगैरह में ये लोग विश्वास रखते थे, वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। जो मैगेसनिच की पुस्तिका है इंडिका, इंपॉर्टेंट है, इंडिका किसकी है, मैगेसनिच की, उसमें भी किरातों का वर्णन है। तो कहाँ कहाँ किरातों का वर्णन है थोड़ा सा आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। खस प्रजाति, अब किरातों के बाद जो है उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्धों में कौरवों की तरफ से लड़े थे, ठीक है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, तो ये देखिए ये इस तरह की चीज़ें आ रही है तो आप इनको याद रखिएगा, प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काव्य मीमांसा किसके द्वारा रचित है, राजशेखर के। उस समय मध्य जो हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है, ठीक है। घर जनवाई प्रथा जो है एवं पशुपति प्रथा खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे झटेला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ये यही वाला है, खस लोग अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री, जो बड़ी पुत्री होती थी, सबसे बड़ी पुत्री जो होती थी, उसको मंदिरों में दान देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। देवदासी प्रथा आज भी साउथ में कई जगह वो चलती है। तो वे जेठू प्रथा में खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय में हुआ है। अब उसके बाद है शक जाति। शक जो थी पश्चिमी एशिया से आए हुए पशुपालक जाति थी। राहुल सांस्कृत्यानन के अनुसार शक खस का ही अपभ्रंश है, यानी कि ये जो शक है वो खस वाले ही अपभ्रंश है, यानी कि उप प्रजाति मतलब उसकी। उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों से इस जाति के साक्ष्य जो है, शक प्रजाति के जो जाति के हमें साक्ष्य मिलते हैं। भोटांतिक या शोका प्रजाति, काली नदी घाटियों में रहने वाले भोटिया जो प्रजाति को शोका कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस तरह, शोका जो है किसे कहा जाता है, भोटिया प्रजाति को कहा जाता है, ठीक है। जो एक व्यापारिक प्रजाति थी और 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है कि तिब्बत से 1962 तक जो है तिब्बत से जो व्यापार करते थे वो कौन सी जाति के लोग करते थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा वो भोटिया प्रजाति करती थी। 1914 ईस्वी में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट हुई थी। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थी, जैसे गब्रियाल, गुंजेयाल, मतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और तताल आदि। भोटांतिकों को की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रणबड़ प्रथा का प्रचलन दामर और व्यास घाटी में रहने वाले भोटिया में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में करते थे, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता था और जो भोटिया उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे अधिक प्रचलित जनजाति है। अब हमारा नेक्स्ट जो है इसमें है उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। अब इसमें जो उत्तराखंड का इतिहास है, देखिए किस किस तरह से तीन उसमें बांटा गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। ऐतिहासिक काल ऑलरेडी दो उसमें बांट रखा है उसको, एक तो पूरा तात्विक है और दूसरा साहित्य स्रोत है, जैसे साहित्य वाले स्रोत थे, ठीक है, एक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है ऐतिहासिक। आदि पूर्वज दो समूह में रहता था। रामा पिथेकस
घने जंगलों में रहने वाला, और सेकंड नंबर जो है लोपिथिकस मैदानों में रहने वाला, विकसित होकर वर्तमान मानव में तब्दील जो हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक के बारे में देखेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक क्या है। प्रागैतिहासिक में अल्मोड़ा के जो काला माटी है और मल्ला पेनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक जो काल के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक में शैल चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं? अल्मोड़ा के काला माटी में और मेल्ला पेनाली में। देखिए ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये जो है कहाँ पर है, जैसे मिलान करने के लिए, तो आप याद रखिए अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए थे। कौन से रंग के हुए थे? नीले रंग के। इन शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है, ठीक है, के चित्र वर्तमान में मिट चुके हैं। अब लाखू गुफा। अब लाखू गुफा की जो खोज है वो 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट दल बैड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो लाखो गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल नदी के। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 1968 में इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाखो गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए, जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंग है, सफेद, लाल और काला। ठीक है, लाखो गुफा में मिले जो शैल चित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटक शैलाश्यों से करते हैं। ठीक है, भीमबेटक शैलाश्य से करते हैं। भीमबेटक की जो शैलाश्य कहाँ पर हैं? एमपी में है। ठीक है, यहाँ से नागफनी के आकार के भव्य शिलाशय प्राप्त हुए हैं। लखू उडियार के जो शैल चित्रों का मुख्य विषय जो रहा है सामूहिक नृत्य रहा है। ठीक है, समूह ब्रद नृत्य, यानी कि जो समूह में रहते थे, ये नृतक मंडली। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लाखू गुफा द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है और 1982 में यशवंत सिंह कटोच ने लाखू उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी। गुआख्यार गुफा। गुआख्यार कहाँ पर है? गुआख्यार जो है वो चमोली के डूंगी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, अब यहाँ जो इसका श्रेय जो है, इसकी खोज का जो खोज थी 1993 में डॉक्टर राकेश ने, सॉरी, इसका जो श्रेय है राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, और गुआख्यार गुफा से जो मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र पशुओं व अन्य मानव आकृतियों के हैं। गुआख्यार गुफाओं के जो चित्रों का मुख्य विषय रहा है वो है पशुओं को हाका देकर भगाना अथवा घेरना है। मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पर है? किमनी गांव जो है वो भी चमोली के, ये चमोली में है, ये भी और गुआख्यार भी चमोली में है। याद रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, चमोली के थराली गांव के पास पिंडारी नदी पर स्थित है। नदियाँ वगैरह याद रखिएगा कौन सी नदी पर कहाँ है। जैसे ये जो है गुआख्यार, ये अलकनंदा नदी के तट पर है। और इसकी जो किमनी गांव है उसकी खोज की थी एमपी जोशी ने 1998 में। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब मनारी गांव। मनारी गांव देखते हैं क्या है। मनारी गांव जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में BM खंडूरी व सन 2001 में मनारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मनारी सर्वेक्षण में एक पशु का मुखपूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालय पशु वृषभ जुबू जोबा के तौर पर हुई है। मनारी से 5.2 ग्राम सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प से के समान है। मनारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेजा गया था। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मनारी गांव से मंडलाकार शवाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यानन ने खस जाति के शवाधान बताया है। मनारी गांव के शवाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे। इन शवाधानों में शवों के घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक मनारी गांव के महापाषाणकालीन शवाधान से प्राप्त हुए। जो सबसे ज़्यादा लोहे के फलक हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? मनारी गांव के से प्राप्त हुए, जो महापाषाणकालीन हैं। ठीक है, अब अल्मोड़ा के शवाधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा नदी के नौला और जैनल गांव के शवाधानों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। अब अल्मोड़ा के सांडला
बसेड़ी व बसेड़ी गांव में शवाधान की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। सांला व बसेड़ी गांव से दो प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं, एक तो सिस्ट, दूसरा अर्न बेरियल। लुएथाप अल्मोड़ा में है और यहाँ से लाल रंग के चित्रित 3 शलाशय प्राप्त हुए हैं। लुएथाप का अर्थ जो होता है ना, रक्त चित्र होता है, ठीक है। लुएथाप के शैल चित्र में मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। अल्मोड़ा जनपद के शैलाशय स्तूल कोटि के हैं। पेट्रोल और फड़कानौली। अब फड़कानौली जो है ये दोनों के दोनों, पेट्रोल जो है और फड़कानौली अल्मोड़ा में है। फड़कानौली की खोज 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी और अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाशयों की खोज हुई है। पेट्रोल की खोज 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी और अल्मोड़ा के जो पेट्रोल से कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये दोनों स्थल या युवाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। तो कहाँ पर है पेट्रोल और फड़कानौली? दोनों के दोनों अल्मोड़ा में हैं और दोनों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। फड़कानौली की थी 1985 में और पेट्रोल की 1989 में और दोनों के दोनों सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। फलसीमा भी अल्मोड़ा में है। यहाँ से योग और नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कपमार्क्स बने हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ताम्र उपकरण। अब ताम्र उपकरण जो उत्तराखंड में है, तो 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ। ये हमने पहले पढ़ा भी है अभी, ठीक है। 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ व बहादुराबाद, हरिद्वार में अन्य स्थानों से दी हुई है। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है जिसके बिठूर, बिसौली, फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद से चूड़ियाँ व कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद से 1951 में ताम्र उपकरण मिले। कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के इन उपकरणों को स्कंदित कुठार मानते हैं। बनकोट व बहादुराबाद ताम्र उपकरण पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि खानों से हुई, जहां और यहाँ की आगरी जाति प्राचीन काल से खनन कार्य से जुड़ी है। नेक्स्ट है औग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब औग ऐतिहासिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, आज हम इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।